रुका हुआ रहता है। और उसकी वजह से सर्दी खांसी जैसे लक्षण रहते हैं। कई बार नजल ब्लॉकेज रहता है। कई बार सांस लेने में दिक्कत होती है। ये सारे विषय जो हैं ये डेविएटेड नजल सिस्टम में रहते हैं। माने एक राइनाइटिस में हमने देखा था कि वो एलर्जी का विषय रहेगा और सभी के अपने एलर्जन रहते हैं। साइनसाइटिस साथ में देखा था या? ના સર એ બાકી છે. ठीक। तो तीसरा विषय उसको भी देख लेते हैं साथ साथ ही। तो तीसरा विषय है वो है साइनसाइटिस। हमारे नाक के आसपास जो कुछ रहते हैं, साइनसिस का मतलब होता है खाली जगह। साइनस का मतलब होता है खाली जगह। उसमें आप सभी ने भी एहसास किया ही होगा कि तो नाक के आसपास कुछ ऐसी खाली जगह पड़ी हुई हैं जिसमें फ्लूइड भरा रहता है। और ये जो फ्लूइड है उसका काम क्या है? तो वह फ्लूइड धीरे धीरे नाक में आता है और नाक को लिक्विफाई रखने का, माने नाक में जो लिक्विड की जरूरत रहती है वो लिक्विड ये साइनस से आता है।
साथ ही साथ हवा को जो मॉइस्चर देने का काम है वो जिस लिक्विड से हो रहा है वो भी इस साइनस में से ही आता है। तो ये साइनस जो है आप फोटो में देखेंगे तो पता चलेगा। जैसे उसके कुछ नाम भी हैं, ऊपर की तरफ है तो उसको फ्रंटल साइनस कहते हैं। इथमॉइड बोन में है तो उसे इथमॉइड साइनस कहते हैं। मैक्सिलरी बोन के पास है उसको मैक्सिलरी साइनस कहते हैं। स्फेनॉइड बोन के पास है उसको स्फेनॉइड साइनस कहते हैं। ये सारी रचनाएं अंदर की तरफ है, नाक से अंदर की तरफ जो खोपड़ी का विषय है उसमें ये रहते हैं। और ये सारे साइनस का ओपनिंग जो है वो हमारे नाक में रहता है। किसी भी वजह से जब ये साइनस जो है तो जब ये ओपनिंग बंद हो जाते हैं, माने साइनस से लिक्विड तो और इसमें
तो इसमें किसी भी वजह से साइनसेस का ओपनिंग बंद हो जाने से तो कई बार ऐसा होता है कि साइनसेस में फ्लूइड जो है वो बाहर नहीं निकलता है और वो फ्लूइड वहीं पर डिपॉजिट होता रहता है, जमा होते रहता है। और और जो है कि जमा होने से वहां पर प्रेशर जनरेट होता है, कई बार हेडेक होता है, कई बार और भी विषय शुरू हो जाते हैं। तो कुल मिला के कुल मिला के एक हेडेक, नजल ब्लॉकेज और इरिटेशन वाला जो सिम्टम्स जनरेट होते हैं वो साइनसाइटिस के होते हैं। साइनसाइटिस की वजह से व्यक्ति कंसंट्रेट नहीं कर पाता है कहीं भी, तो ये चीजें भी, ये तीसरी होती हैं जिसमें भी करीब करीब जो एपिसोडिक पेन होता है, माने साइनसाइटिस में भी कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा ठंडा खाने से, ज्यादा फर्मेंटेड या ऐसा फूड खाने से, नींद कम लेने से, ये सारे कारण हैं कि जिसकी वजह से साइनसाइटिस होता है। और कुछ लोगों को माइग्रेन के जैसे ही साइनसाइटिस की प्रॉब्लम रहती है।
और तो ये साइनोसाइटिस ऐसे कई कारणों से होता है। हाँ, कई बार माइग्रेन की तरह जैसे हमने देखा, स्ट्रेस भी वन ऑफ द कोज रहता है साइनोसाइटिस का। और माइग्रेन की तरह ही एपिसोडिक पेन जो है वो इसमें भी देखा जाता है। तो साइनोसाइटिस भी पेनफुल कंडीशन होती है। लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको सिटी स्कैन टेस्ट वगैरह करवाते हैं और उसके बाद वो ऑपरेशन, साइनस को ड्रिल करके उसको साफ करना, साइनसाइटिस का ऑपरेशन किया जाता है। और ऑपरेशन करने के बाद भी साइनसाइटिस नहीं होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। अब तो ये जो सर्जरी है वह भी उसका अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। माना सर्जरी के बाद भी साइनसाइटिस की प्रॉब्लम अपने लेवल पर एज इट इज रह सकती है।
तो ना दवाई इसका सॉल्यूशन है, ना सर्जरी इसका सॉल्यूशन है। एलोपैथी में है तो ये होने की संभावनाएं यहां ज्यादा है। और इसीलिए जब इसका सॉल्यूशन हम योग में ढूंढते हैं तो एक प्राइसलेस सॉल्यूशन हमें यहां मिलता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि साइनोसाइटिस जैसे विषय में लंबे समय तक कुछ प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होने से व्यक्ति अफ्रेड भी होता है। उनको लगता भी है कि भाई कुछ नहीं हो पा रहा है। और वह अलग अलग ऑप्शन ढूंढता रहता है। कई बार ये भी देखा गया है कि सर्जरी के लाख 1.5 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद भी लोग धरे के धरे रह जाते हैं और उनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो ऐसे विषय की ट्रीटमेंट करने की जगह हमें नेचुरल रिसोर्स का ही उपयोग करना चाहिए। और नेचुरल रिसोर्स में हमारा योग का पूरा ट्रीटमेंट है वो उसमें आ जाता है। जैसे साइनोसाइटिस में ये ट्रीटमेंट उतनी ऑप्शन हमारे पास सर्जरी वगैरह भी इतना काम नहीं करता है, वैसे ही
डिविएटेड नजल सेप्टम जो है उसमें भी यही बात रहती है कि ज्यादातर सर्जरी सजेस्ट की जाती है, मगर सर्जरी ही सॉल्यूशन या लास्ट सॉल्यूशन नहीं है। तो इस विषय को ध्यान में रखते हुए हमें यौगिक ट्रीटमेंट का प्लान करना चाहिए। अगर हम ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं इसमें, तो सबसे पहले और सबसे सरल जो ट्रीटमेंट है वो है जलनेति। प्राइमरी ट्रीटमेंट इसकी जलनेति है, और उसके फॉलोअप में उसके बाद कपालभाति हो। और इसी तरह से जब नेजल ब्लॉकेज खुल जाए और नाक आवाजाही ठीक हो जाए, श्वास की प्रक्रिया भी सामान्य होने लगे, तब फिर सूत्र नीति का अभ्यास भी करवा सकते हैं। तो षटकरों में जलनेति कपालभाति एक भाग में, फिर तो ये करने के बाद हम गायत्री मंत्र जैसे
इसके बाद सूक्ष्म व्यायाम और तो फिर सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। उसके बाद और सूक्ष्म व्यायाम भी में भी खास उरह प्रदेश थोरेसिक एरिया के और चेहरे के जो सूक्ष्म व्यायाम है वो ज्यादा करेंगे। उसके बाद तो ये करने के बाद सूर्य नमस्कार आप आराम से करवा सकते हैं। स्लो और फास्ट दोनों का मिक्सचर सूर्य नमस्कार में हो सकता है।
तो ये सूर्य नमस्कार के बाद दो प्रकार के आसन करने चाहिए वहां पर हमें। एक है शरीर को संतुलन देने वाले, और दूसरे हैं चेस्ट को ओपन करने वाले। माने खड़े खड़े ताड़ासन, नटराजासन, वृक्षासन, बैठे बैठे पर्वतासन, उष्ट्रासन, उल्टे लेटकर भुजंगासन, सर्पासन, शलभासन, तो विमानासन है उल्टे लेटकर, सीधे लेटकर शतबंधासन है। ऐसे जो भी आसन है चेस्ट ओपनिंग और बैलेंसिंग वाले, उन आसनों का अभ्यास हमें इसमें करना चाहिए। और विशेष रूप से इन आसनों का अभ्यास करते समय में ध्यान रखना चाहिए कि इन आसनों को हमें मेंटेन करना है, ना कि सिर्फ करना है। तो मेंटेन करते हुए इन आसनों का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम भ्रामरी ओंकार के प्राणायाम जो हैं उसका अभ्यास सहज रूप से करेंगे। जरूरत पड़े तो उज्जयी या फिर सूर्य भेदन जैसे प्राणायाम भी करवा सकते हैं, मगर इन प्राणायाम का अभ्यास थोड़ा संभल के करना चाहिए। योग निद्रा का अभ्यास भी साथ में मदद कर सकता है। तो ये निरंतर अभ्यास हमारा चलते रहना चाहिए। जल नदी का अभ्यास निरंतर चलता रहे और हमें नेजल क्लेंजिंग जितना अच्छा होगा उतना फायदा मिलेगा।
साथ ही साथ अब इनके साथ साथ तो एलर्जिक राइनाइटिस एक फिजियोलॉजिकल विषय है। डिवेटेड नजल सेप्टम स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है और साइनोसाइटिस एक फंक्शनल डिफॉर्मिटी है। और इस तरह से ही इनको ट्रीट करना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा रास्ता योग ही है। वही इम्यूनिटी को बढ़ाता है और लोकल एरिया को क्लीन करने का प्रयास करता है। अब जैसे हमने देखा कि कपालभाति जल नदी के साथ की जाती है और ये दोनों अभ्यास नित्य होने हैं। और उसके बाद सूत्र नदी भी रोज होनी है। कई बार उसके साथ साथ वीकली ट्वाइस जल धोती वमन का अभ्यास या हफ्ते में एक बार दंड धोती का अभ्यास भी इसको मदद कर सकता है। और इनमें एक बात याद रहे कि भाई हम जब ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हो सकता है कि भाई कुछ समय तक वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो, 3 महीने 6 महीने के लिए। जब तक इनर इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है तब तक हमें भी ऐसा लगे कि हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मानो जब हो रहा है और अगर एक बार इम्यूनिटी जनरेट होने के बाद जब ये क्योर की तरफ जाता है तो ये लंबे समय तक व्यक्ति को अच्छा अनुभव करवाता है। तो ये बातें थी इन तीनों के लिए। जो प्रिकॉशंस जिस कारणों से रोग होते हैं उस प्रिकॉशन से दूर रहना है। एलर्जिक राइनाइटिस में खास करके जिस विषयों से एलर्जी हो रही है
ऐसे विषयों से हमें दूर रहना चाहिए। तो आज के लिए कोई डाउट हो, प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। और अब कितने डिजीज बाकी रहे इसमें, या पूरा हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम? पूरा हो गया। अब इसके बाद क्या है? कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर्स। उसी सेक्शन में है या हाँ, सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 में है? હમ. और उसमें कौन कौन सा है? સર એમાં છે ને ડિઝીઝના નામ મને હાર્ડ લાગે છે. वाच तो खरा तो हूँ, हाथ ऊंचा कर ઓકે. दीजिए। ઓકે, હાइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, કોરોનરી આર્ટરી ડિઝીઝ, कोरोनरी आर्टरी डिजीज बराबर है। હાર્ટ ડિઝીઝના આગળ કંઈક આઇસ્કેમિક કે એવું છે. इस्चेमिक ISCHE. इस्चेमिक इस्चेमिक हार्ट डिजीज। ઇસ્કેમિક હાર્ટ ડિઝીઝ. ઓકે, પછી ANGINA પેક્ટોરિસ, एंजाइना पेक्टोरिस, એન્જાઇના પેક્ટોરિસ, અને માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફ્રેક્શન. मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। ठीक। तो ये सारे अच्छे अच्छे डिजीज हैं। नेक्स्ट लेक्चर से ये भी पढ़ना शुरू करेंगे हम। तो आज के लिए कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हाँ पल्लवी। સૂર્યભેદન સાથે બીજું કયો પ્રાણાયામ તમે બોલે? हैं? સૂર્યભેદન કે જરૂરત પડે તો उज्जयी, સૂર્યભેદન. હા? उज्जयी, ઓકે. उज्जयी। અને ગાયત્રી મંત્ર પછી શું કઈ બોલે નહીં આગળ કઈ? ખાલી ગાયત્રી મંત્ર गायत्री દેશે? मंत्र, गायत्री मंत्र जैसे मंत्र, मान वही समझना है ना। गायत्री હા, मंत्र जैसे मंत्र का ઉચ્ચાર. प्रार्थना में उपयोग कर सकते हैं जो अग्नियात्मक हैं। गायत्री मंत्र खुद अग्नियात्मक हैं, तो गायत्री मंत्र जैसे मंत्रों का प्रार्थना में उपयोग कर सकते हैं। और ये जो सेक्शन 3 में ही है ब्रोंकियल अस्थमा के बाद में एलर्जिक राइनिटिस ने डीएनएस, तो उसका तो आपने पूरा लिखवाया नहीं है सर? तो शुरुआत में मैंने बोला तो सही सारी चीजें, अगले लास्ट लेक्चर में भी बताया था, और आज भी शुरुआत मैंने वहीं से की थी। हाँ, स्टार्टिंग में नहीं थी, 3 मिनट लेट थी मैं. हाँ वही तो, मैंने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ी बहुत बात हुई थी, फिर भी कुछ रह गया हो तो इस लेक्चर की शुरुआत वहीं से की थी मैंने। तो सर अब जो अब एग्जाम आएगी वो पेपर 1 आएगा उसमें, 1 और 2? आएगा। ऑप्शन ही नहीं है तो। तो उसका सिलेबस फिर? मिल जाएगा, जब जितना पढ़ाई होगा उतना। और अगर ये रेस्पिरेटरी एक ही कंप्लीट होगा तो डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी दोनों में से आएंगे क्वेश्चन। तो सेक्शन 3 आएगा एक? सेक्शन 2 एंड 3। ओके. ठीक है। ओके. तो चलिए अटेंडेंस के लिए तैयार हो जाइए।